हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनिया राठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमो हब बाय सोनिया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसा कि हम लोग कर रहे हैं एजुकार्ड की बुक के सैंपल पेपर्स हम कर रहे हैं। जो है थर्ड पेपर तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड पेपर का सेक्शन ए हमारा हो गया था। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं थर्ड पेपर का सेक्शन नंबर बी एंड सी। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 26th क्वेश्चन। 50 ml of an aqueous solution of glucose, molar mass is given. It contains 6.02 into 10 raised to power 22 molecules. The concentration of the solution will be. अब इन्होंने क्या पूछी है, यहाँ पर हमसे पूछी है concentration. अब concentration निकालने के लिए आप सभी को पता है, हमें पहले क्या पता होने चाहिए? We should know the number of moles. Number of moles निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Given mass upon मोलर मास। अब आप यहां पर देखिए, क्या यहां पर ये फॉर्मूला लग सकता है? इट इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। तो यहां पर हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। तो वो हम किस तरह से होता है? नंबर ऑफ मोल्स का जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पर देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है? दिस इज 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। और एवोगैड्रो नंबर 22 गिवन है। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल जो हमारे आ जाएंगे दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 22 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -23, यानी कि 0.1 मोल्स। 0.1 मोल्स निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? वो हम निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी के टर्म्स में जब हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब यहां पर जो वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का दैट इज गिवन इन ml। तो ml को हम लीटर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर देंगे? इनटू 1000 कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 हो गए। और यहां पर है ये 50 ml, तो इसको क्या कर देंगे? इनटू 1000 कर देंगे। तो यहां से स्टूडेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका है मोलैरिटी वो कितनी आ जाएगी? 2 मोलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपको दिखाई दे रहा है, द करेक्ट आंसर विल बी डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मे बी मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किस तरह से बनाते हैं? जब एल्काइल हैलाइड्स की हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आपको यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एक ही एल्काइल हैलाइड है और वो है इथाइल आयोडाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल आयोडाइड। तो इसकी अगर हम रिएक्शन देखना चाहें तो इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। इथाइल आयोडाइड ले लिया, इसकी हम मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2MgI मीन्स एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो करेक्ट आंसर हो गया इथाइल आयोडाइड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ X इन HCF4 एंड HCS2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है हाफ डिवाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस, नॉट डिवाइडेड बाय, प्लस मोनोवेलेंट एटम जितने भी अटैच्ड हैं, जो भी अटैच्ड हैं, एंड देन माइनस कर देते हैं हम अगर कैटायन का जो चार्ज है और प्लस कर देते हैं एनायन के चार्ज को। तो इस तरह से हम जो है फॉर्मूला है जिसकी वजह से, मतलब जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे? हाफ। अगर आप जिनोन की बात करो तो जिनोन में आपको पता है कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, क्योंकि ये हमारे नोबल गैस फैमिली से है, तो 8 हो गया। अब हम केस ले रहे हैं पहले XeF4 का।
तो कितने मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड है? 4 मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड है, तो +4 कर देंगे। ना कैटायन है ना ये एनायन है, कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो ये तो हट गया। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गए हमारे 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकालने का फॉर्मूला ये है। इस तरह से हम निकालते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड माइनस कैटायन प्लस एनायन। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बस। ठीक है, तो अब यहां से आप देखो 6 हो गया। अब बात है कि आप देखो इसमें से 4 तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, 4 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए नॉन बॉन्डिंग। तो इट मींस HCF4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अपना टाइम सेव करना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसी और ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे 2 है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर यहां से सीधा सीधा क्या बनता दिख रहा है? 2 और 3। ये इस तरह की ट्रिक आप यूज कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। अब आप निकाल के देखना चाहो तो HCF2 के इलेक्ट्रॉन्स भी आप निकाल सकते हो। देखिए HCF2 के इलेक्ट्रॉन्स आप किस तरह से निकालोगे, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। मोनोवेलेंट एटम यहां पर कितने अटैच्ड हैं? 2 अटैच्ड हैं। ना कैटायन है ना एनायन है, तो यहां पर क्या हो गया? हाफ इंटू 10 मीन्स क्या हो गए? 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से आप देखो जो 2 हैं वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में HCF2 के साथ। तो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ गया? 2 और 3। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन हैज। अब आप सभी को पता है इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 30, the reaction between phenol and Br2 in CS2 at low temperature to form। देखिए जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो 2 तरह की रिएक्शन हम करते हैं। अब जब इन्होंने कहा है कि Br2 जब CS2 के अंदर प्रेजेंट है तो रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए हम सबसे पहले ले लेते हैं फिनोल। फिनोल की हमने ब्रोमिनेशन करी इन प्रेजेंस ऑफ CS2। तो यहां पर आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा फिनोल है वो कैसा ग्रुप है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसमें जो है हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस विल बी पैरा ब्रोमोफिनोल। ऑर्थो भी मिलेगा लेकिन जो मेजर अमाउंट में होगा दैट विल बी पैरा ब्रोमोफिनोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन फिनोल की अगर हम करते 3Br2 के साथ, तो 3Br2 के साथ क्या केस हो जाता स्टूडेंट्स? यहां पर जो ब्रोमिनेशन है वो सभी पोजीशंस पर हो जाती। यहां पर हमें मिलता 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। देखो ऑप्शन में भी दे रखा है, अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो हो सकता है वो ये वाला क्वेश्चन मार्क कर दे। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो आपको रिएजेंट्स दे रखे हैं उनके बेस पे आप प्रोडक्ट्स डिसाइड करेंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर बी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किस चीज का मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है? अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड हमारा मिक्सचर होता है HNO3 एंड NO2 का। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, इन्होंने पूछा है कि जिंक सल्फाइड में कौन सा डिफेक्ट होता है। ये एग्जांपल्स आपने याद ही कर रखे होंगे। इसका आंसर है ए, फ्रेंकल डिफेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए सबसे पहले क्या लिया? बेंजीन ले लिया। बेंजीन की रिएक्शन कर दी Cl3FeCl2 के साथ। सॉरी यहां पर इन्होंने थोड़ा गलत लिख रखा है, दिस विल बी Cl2 एंड FeCl3। ये करेक्ट कर दीजिएगा पीडीएफ में। तो यहां से देखिए सबसे पहले क्या फॉर्म होता है जब इसकी रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर हो जाती है क्लोरीनेशन। तो यहां पे बनेगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ये दोनों बेंजीन्स क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सी। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइन स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या पूछा है? P पूछा है, क्यों नहीं पूछा?
तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला बना है उसे हम आंसर बता देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर P क्या है, आपको ध्यान रखना है कि P पूछा है, Q नहीं पूछा। तो P क्या है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, B, क्लोरोबेंजीन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अगर यहाँ पर Q पूछा होता तो करेक्ट आंसर ये हो जाता, लेकिन P पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहे हैं, द कंप्रेस्ड एयर यूज्ड बाय सी डाइवर्स कंप्राइजेज। अब इन्होंने कहा है कि जो सी डाइवर जो कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं उसमें वो एयर कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो होती है हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होती है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि वो ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें हम नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर हीलियम ले लेते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है इट इज वेरी लिटिल सॉल्युबल इन ब्लड एंड जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड है उनमें भी। तो इसकी वजह से, हीलियम की वजह से जो डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हीलियम और ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं लेते। यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं हीलियम से। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इज। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, देखिए अब आपको पता है आइसो ग्रुप कौन सा होता है, ये ग्रुप होता है हमारा आइसो ग्रुप। अब आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब आपको क्या करना है, इसकी नेमिंग देनी है, सिंपली IUPAC नॉमेनक्लेचर, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो क्या नेम हो गया इसका, 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37, when ethyl bromide reacts with silver cyanide the main product will be। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़े हैं। जब एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन हम करते हैं, यहां पर देखिए इथाइल ब्रोमाइड लिया है, इथाइल ब्रोमाइड ही ले लेते हैं हम एग्जांपल में, कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन जब हम करते हैं, तो जब सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है सिल्वर साइनाइड के साथ, वो हमें मिलता है दिस विल बी इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्योंकि यहां पर जो AgCN है, AgCN होता है हमारा कोवलेंट इन नेचर। तो जब AgCl के साथ इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां हमें मिल जाता है C2H5NC प्लस AgBr। ठीक है, दिस इज आइसोसाइनाइड। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम यहां अगर KCN के साथ करते, जो KCN है वो आयोनिक होता है नेचर में, जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता दैट विल बी C2H5CN, और साथ में KBr अलग हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ही एक और भी है नाइट्रो वाले केसेस में, अभी आप साइनाइड वाला देखिए, वो आएगा एग्जाम्पल, तब हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब AgCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कोवलेंट होता है नेचर में, जिसकी वजह से हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है आइसोसाइनाइड। लेकिन KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो KCN होता है आयनिक इन नेचर, तो इसकी वजह से जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है वो कार्बन के साथ हो जाएगी, दैट इज साइनाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, द रेडियस ऑफ एन एटम of element is 600 picometer. If it crystallizes as a face-centered cubic lattice, what is the length of the side of the unit cell? तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको पता है जो FCC के लिए हम एज लेंथ निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, A2/√2r। तो यहां से जब हम A निकालेंगे, रेडियस ऑलरेडी गिवन है 600 पिकोमीटर्स, तो 600 इंटू 2 इंटू 1.414। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1696.8 पिकोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ए, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए स्टूडेंट्स,
39. The order of thermal stability of hydrides of group 16 elements. तो इन्होंने ऑर्डर पूछा है। अब देखिए आप यहाँ पे आप ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, जो हाइड्राइड्स की जब बात हो रही है तो इट मीन सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी तो वाटर की होगी, क्योंकि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें वाटर की ज्यादा है, एक तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो इट मीन ऑप्शन नंबर बी और डी तो अपने आप ही रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो अब देखो इसमें बात देखिए, आपको उसके बाद पता है कि ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो यहां पर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जबकि यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं है, सेलेनियम, टेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इस तरह की ट्रिक को यूज करके भी आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए। वैसे भी आपको पता है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ऑफ एमएच बॉन्ड वो वाटर में मैक्सिमम होती है, सो इट इज मैक्सिमम थर्मली स्टेबल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। अब यहां पर देखिए आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में ए भी पूछा है, बी भी पूछा है और सी भी पूछा है। तो यहां पर आपको पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट में क्या किया, एल्कोहल्स की रिएक्शन करी SOCl2 के साथ। तो जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, आपको पता है क्लोरीन ग्रुप इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। देन इन्होंने कर दी Ki के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जब Ki के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहां पर क्या लग जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, CH3CH2I। और उसके बाद अगेन इन्होंने फिर से किसके साथ रिएक्शन कर दी, AgCN के साथ ही करी है। तो AgCN के साथ आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो A हमारा CH3CH2Cl है, B CH3CH2I है और C CH3CH2NC है। तो यहां से आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां से आप रिएक्शन देख सकते हैं। Now coming to the question number 41, what is the IUPAC name of the compound? अब आपसे IUPAC नेम पूछा है। देखिए यहां पर दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड कर रखे हैं, इस तरह से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दे रखा है और इधर OH ग्रुप अटैच्ड है। तो देखिए जहां पर OH ग्रुप अटैच्ड है तो ऑब्वियसली नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन नंबर 1, फिर हम लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो थर्ड पोजीशन पर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो क्या हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल या साइक्लोहेक्सेन 1-ओल या फिर 1 साइक्लोहेक्सेनोल, एक ही बात है, किसी भी फॉर्म में लिखा हो। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, N2O डज नॉट यूज्ड इन। अब N2O को कहाँ यूज नहीं करते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी। N2O इज नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N3H, हाइड्रोजोइक एसिड की प्रिपरेशन में हम इसको यूज नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो है हाइड्रोजोइक एसिड वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, जब हाइड्रोजीन की हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। रिएक्शन आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो N2H4 कि जब हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तब यहां पर हाइड्रोजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो यहां पर जो है N2O का यूज नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज एरोमेटिक एल्कोहल। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स ऑप्शन दे रखे हैं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा पीडीएफ में। देखिए बुक्स कोई भी हम लेते हैं, प्रेफर करते हैं, तो मिस्टेक्स तो हर जगह हमें मिलती ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो फिनोल है। तो आप यहां पर देखिए इसमें बेंजीन के साथ OH डायरेक्टली अटैच्ड है, यहां डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, यहां भी डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है और इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है। तो एरोमेटिक कौन से हो जाएंगे, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, which of the following species attacks the benzene ring in this reaction when chlorobenzene is formed by the reaction of chlorine with benzene? अब आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, इसमें जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि ऑप्शन ए बी सी डी का क्या मतलब होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें असर्शन दिया है इन एफएफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लेस, बिल्कुल सही बात है। और रीजन दिया है इसका, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसमें असर्शन भी ठीक है और इसका जो रीजन दिया गया है वो भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, 3-bromopropene इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स ये बात जो है बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या दिया है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। नो, ये जो स्टेटमेंट है, रीजन जो है इसका फॉल्स है। तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। क्योंकि जो इन्होंने बोले हैं डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, वो होते हैं हमारे विनाइलिक हैलाइड्स, ना कि एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है विनाइल हैलाइड्स होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक बात है। The partial vapor pressure of the volatile component is directly proportional to the mole fraction of the concerned species। तो ये रीजन भी जो है सही है और रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। हेनरीज और रॉल्स लॉ, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, LiF is ionic in nature, LiI is covalent in nature। तो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल सही है। LiF आयोनिक होता है, LiI कोवलेंट होता है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है, नो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, B हो जाएगा। Now coming to the question number 49, osmosis does not take place when two isotonic solutions are separated by semi-permeable membrane। अब देखो यहां पर क्या गया, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं ऑस्मोसिस में। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस में जो सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है। तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑस्मोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इस वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होता। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, A हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50, अब हम सेक्शन सी पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में अगर हम देखें तो यहां देखिए, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछा है। आप सभी को पता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। उसके बाद है बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, दिस इज लाइसिन। इसके बाद है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, काइटिन होता है। और अगर हम बात करें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की, तो यहां पर इस रिलेटेड कुछ मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद है नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, तो वो हमारा राइबोसोम होता है। तो इट मींस फर्स्ट का आंसर हो गया सी, ठीक है। सेकंड का आंसर हो गया डी, ठीक है। थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। बट यहां पर बी और सी ऑप्शन दोनों सेम सेम दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गड़बड़ है। यहां पर कोई भी एक आप चेंज कर लीजिए, बट यहां पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर सी भी है, क्योंकि दोनों सेम दिए गए हैं बुक में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम चाल्कोजेंस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है बात है। क्योंकि जो चाल्कोजेंस क्या होते हैं, दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। चाल्कोजेंस बेसिकली हम बोल देते हैं और फॉर्मिंग एलिमेंट्स को, और जो हेलोजेंस है वो क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
अब यहां दी गई है XCO3 पिरामिडल होता है, SCO2 लीनियर होता है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। अब इसमें भी कहा है कि कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट आपको दे रखा है सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स बाय एल्कोक्सी ग्रुप। तो आप सभी को पता है ये कौन सी रिएक्शन होती है, विलियमसन सिंथेसिस होती है, जिसमें हेलो एल्केन्स को एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स बाय एमिनो ग्रुप। तो वो कौन सी होती है, हॉफमैन अमीनो एनालिसिस होती है। ये तो बिल्कुल इजी सा पूछ लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए है हमारी विलियमसन सिंथेसिस और बी क्या है, हॉफमैन अमीनोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। पैराग्राफ आपको रीड कर लेना है स्टूडेंट्स। ये आपको गिवन है टेबल। तो हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहे हैं, इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻⁻⁴ मोल्स प्रेजेंट एट SrCl2 द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज विल बी। तो आपको यहां पे देखना है। अब देखिए 10⁻⁴ मोल परसेंट का क्या मतलब है, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट नहीं है, इसको आप PDF में ठीक कर लीजिएगा, दिस इज परसेंट। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब 100 moles of NaCl they are doped with कितने मोल्स के साथ, 10⁻⁻⁴ moles of SrCl2। ये बात समझ में आई है। 100 मोल्स हमने क्यों माने, क्योंकि मोल परसेंट दे रखा है, तो परसेंट में कितने होते हैं, 100 होते हैं। इसके बाद इसका मतलब 1 मोल कितने में कितने के साथ डॉप्ड है, 1 मोल विल बी डॉप्ड विद 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1। तो कितना आ गया, 10⁻⁻⁶ मोल्स किसके, SrCl2 के। अब यही अगर SrCl2 में हम देखें तो Sr2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। ठीक है, तो Sr2 पॉजिटिव जो एक है वो कितनी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट कर रहा है, Sr2 पॉजिटिव इट क्रिएट्स 1 कैटायन वैकेंसी, इट क्रिएट 1 कैटायन वैकेंसीज। तो 10⁻⁻⁶ जो हमारे Sr2 पॉजिटिव हैं वो कितनी एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट करेंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल्स। ठीक है, अब बात है कि अब हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो यहां पर क्या करेंगे, इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6.023 इंटू 10⁻17 पर मोल हमारी जो कैटायन वैकेंसीज प्रेजेंट होंगी। तो यहां से करेक्ट आंसर हो रहा है बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस इन MgO इन विच द रेडियाई ऑफ कैटायन इज 65 पिकोमीटर एंड एनायन इज 140 पिकोमीटर। तो यहां पर आपको क्या करना है, रेडियस रेशियो निकालनी है। रेडियस रेशियो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो कैटायन की हमारी रेडियस कितनी दे रखी है, इट इज गिवन 65, एनायन की दे रखी है 140। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0.464। और ये फिर किसकी रेंज में आ रहा है, यहां से अगर आप देखोगे जो टेबल गिवन थी तो यहां से ये कौन सी के रेंज में आ रहा है, इट इज कमिंग इन द रेंज ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स द एक्चुअल शेप ऑफ द वॉइड्स इज। अब आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं उसमें किस तरह से अरेंज होते हैं हमारे स्फीयर्स, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन सी शेप बन रही है, दिस इज ट्रायंगुलर शेप। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया 55 का बी। सो दैट्स ऑल अबाउट सैंपल पेपर नंबर 3। तो ये जो है हमारा सैंपल पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।